हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस करंट अफेयर मॉड्यूल ऑफ 30 दिसंबर फ्राइडे। 2 बजे हम आपको प्रीमियर मोड के ऊपर रिलीज कर रहे हैं। आप सब लोग 2 बजे बिल्कुल तैयार होते हैं और इगेन से अपनी पेन और कॉपी लेकर आप बिल्कुल इस करंट अफेयर के मॉड्यूल को अच्छे से तैयार करेंगे। दोस्तों, ये करंट अफेयर का मॉड्यूल हम आपके लिए लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इसमें हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम आपके फंडामेंटल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप सब लोग रेगुलरली इस मॉड्यूल को देखें, क्योंकि ये सब मॉड्यूल्स आपको एग्जामिनेशन में मदद करेंगे। दोस्तों, ये मॉड्यूल वैसे फ्री में अवेलेबल है, पर इसका वैल्यू, उसका वेटेज, उसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, जो सिर्फ एक से करंट अफेयर की बातें नहीं है, पर आपके लीगल कंसेप्ट भी इसके साथ अच्छे से डेवलप होते हैं। आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं जो आपको इंग्लिश में भी मदद करे, लॉजिक में भी मदद करे, सब जगह पे आप अच्छा स्कोर कर सके, ये उम्मीद के साथ, यही पर्पस के साथ हम ये मॉड्यूल बनाते हैं। दोस्तों, आज का एजेंडा ये है, हम ये 8 मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे किलर सिरप, है ना। आफ्टर गाम्बिया, उज़्बेकिस्तान में भी इंडिया के सिरप ने कहर मचाया। इंडिया के सिरप में ऐसा क्या है, कफ सिरप में ऐसा क्या है, ठीक है, और हमें उसका क्या ध्यान रखना है। अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया में ऐसे केस क्यों नहीं आते हैं, ठीक है, बाहर के देशों में ही क्यों आते हैं, चलिए समझते हैं उसके अंदर। और उसके अंदर कौन सी बॉडी है ना, जो CDSO करके एक बॉडी है, वो क्या करती है। फिर हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। अलग अलग तरीके के फ्रीडम ऑफ स्पीच के मुद्दे पिछले कुछ दिनों में डेवलप हुए हैं, कॉपीराइट रिलेटेड मुद्दे डेवलप हुए हैं, ठीक है। हम उन मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। हमने आपके साथ एक रूह अफ़ज़ा का एक मज़ेदार सा केस, एक से ट्रेडमार्क का केस हमने आपके साथ डिस्कस किया था, विच इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के साथ कनेक्टेड था। ट्रेडमार्क अलग मुद्दा बन जाता है, कॉपीराइट अलग मुद्दा बन जाता है, ठीक है। तो हम आपके लिए बहुत मज़ेदार से लेटेस्ट मुद्दे आपके लिए लेकर आए ताकि आप इस इश्यू को रेगुलरली समझ पाए। The students who are, you can say, taking up CLAT PG, they should also watch this kind of current affair module, because all these current affair modules are very useful to those CLAT PG students as well. Okay, great. Then we go and talk about economics and more about macroeconomics. करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में इंडिया का एक कोई बहुत बड़ा नंबर आया और उसके साथ क्रेडिट का भी एक नंबर आया। RBI ने एक रिपोर्ट बताया, हम उसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे, ठीक है। वीडियोकॉन और चंदा कोचर का जो केस है उसको हम समझेंगे कि एग्जैक्टली मुद्दा हुआ क्या, ठीक है, दोनों पार्टीज की बातें क्या है, ED ने, CBI ने उनके ऊपर केस लगाकर उनको जेल में लगाया क्यों, ठीक है। फिर चाइना जो अपने बॉर्डर को डेवलप करने के लिए वहाँ आजू बाजू विलेजेस बना रहा है, ठीक है, उन विलेजेस के सामने इंडिया का रिस्पांस क्या है। दोस्तों, मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप मुझे बताइए कि चाइना अपने बॉर्डर पे जो विलेजेस बनाता है उन विलेजेस के नाम क्या देता है, ठीक है। करंट अफेयर का अच्छा सा सवाल बन गया ना भैया, चलिए ग्रेट। अब आता है फार राइट गवर्नमेंट का राइज इन द वर्ल्ड, ठीक है। एक तरफ लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट चालू होती है, जैसे चिले में, है ना, गैब्रियल बोरिच साहब लेफ्टिस्ट है, ठीक है, और वो अपनी गवर्नमेंट बना के, बहुत यंग आदमी है, द यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड ऐसा माना जा सकता है। और अब ये बेन्यामिन नेतान्याहू की सरकार जब आती है तो फार राइट, तो ये फार राइट, लेफ्टिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, सेंट्रिस्ट, ये सब वर्ड क्या होते हैं, इनको समझेंगे। ये वर्ड समझने का इम्प्लीकेशन ये है, उसके कंसिक्वेंसेस ये है कि आप बहुत अच्छी तरीके से, है ना, ध्यान से समझना, आप बहुत अच्छी तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस को जल्दी समझ पाएंगे, क्योंकि वैसे ही पैसेज आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो या लॉजिकल रीजनिंग के हो। फिर फुटबॉल के गॉड इज नाउ इन हेवन, फुटबॉल के गॉड ब्लैक पर्ल जिनको कहा जाता था, ठीक है ना, वो अब स्वर्ग में चले गए, ठीक है, तो हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और चाइना की एक लेडी जो इंडिया में स्पाई करने आई थी,
ठीक है, उनको पकड़ा, दलाई लामा की सिक्योरिटी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ, और इसके साथ हिस्टोरिकल टिबेट के बारे में बात करेंगे, वो सबसे आखिरी में आने वाला है। बिल्कुल आखिरी तक वीडियो देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड एंश्योर कि भैया आप हमारे इन सभी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं कि नहीं। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, अच्छी अच्छी इमोजी लगा दीजिए, नितिन सर जिंदाबाद बोल दीजिए, है ना। बिल्कुल मज़ा आता है दोस्तों, ये सब करने से मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखते हो और मेहनत करते हो। आपकी मेहनत हमें पसंद आती है, और इसीलिए तो आपका एक रेगुलर इन्वॉल्वमेंट हमें इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में चाहिए। सही है, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते दोस्तों। फार्मा फर्म फेसेस इंक्वायरी ओवर किलर कफ सिरप। दोस्तों, देर इज सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन CDSO इज नाउ इन्वेस्टिगेटिंग। एक कंपनी है जिसका नाम है मैरियन बायोटेक। क्या नाम है उसका? मैरियन बायोटेक। क्योंकि उनकी जो सिरप पी के, उनकी कफ सिरप पी के कुछ 18 बच्चे, है ना, की डेथ हो गई, प्रीमेच्योर डेथ हो गई। ठीक है, विच इज रियली नॉट ओके। ऐसा माना गया कि कंटेमिनेटेड है। दोस्तों, ये सिरप में कंटेमिनेशन क्या हो सकता है, चलिए इस बात को समझते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सिरप, जो कफ सिरप होता है, ठीक है, वो दो तरीके के आते हैं। एक आता है सिरप फॉर्मेट में, ठीक है, और एक आता है आपका सस्पेंडेड पार्टिकल फॉर्मेट में। दवाइयाँ जो होती है ना, पैरासीटामोल, है ना, फिर आपकी जो कफ को अगेन से सप्रेस करने के लिए जो अलग अलग दवाइयों का जो पार्ट रहता है, जैसे अगेन से डिफ्थ्रोमेथेफिन ऐसा करके कुछ नाम है, आई एम नॉट वेरी श्योर एग्जैक्टली एम आई स्पीकिंग इट राइट और नॉट, पर वो जो दवाइयाँ है उसको दो तरीके से बॉडी में डिलीवर किया जाता है सिरप के माध्यम से। एक होता है कि आप उसको मिक्स कर दे, चीनी का जो सिरप बनता है, चाशनी बनती है ना, वैसा आप उसको मिक्स कर दे और अगेन से लोगों को दे, लोग पी सके। ठीक है, उसके अंदर आता है इथाइल ग्लाइकॉल। ठीक है, बराबर है, उसके अंदर आता है इथाइल ग्लाइकॉल। ठीक है, वो उसके साथ मिक्स करके दिया जाता है। इथाइल ग्लाइकॉल का दो वर्जन आता है, एक होता है फार्मा ग्रेड होता है और दूसरा ग्रेड होता है फैक्ट्री ग्रेड। फैक्ट्री ग्रेड सस्ता आता है, फार्मा ग्रेड महंगा आता है, तो ज़्यादातर कंपनियां फिर क्या करती है, फैक्ट्री ग्रेड में डालकर अगेन से सिरप बेच देती है। ठीक है, दूसरा होता है कि ये दवाइयाँ एज अ सस्पेंडेड फॉर्म में रखी जाती है। ठीक है, जो ज़्यादातर इंडिया में चलता है। इंडिया ने वो चाशनी वाला जो सिरप होता है ना, वो तो बंद कर दिया है। ठीक है, अगर आप अगली बार कभी कफ सिरप लेके आए तो आप देखिएगा उसके अंदर इथाइल ग्लाइकॉल का परसेंटेज कितना है, वो ज़रूर नोट करिएगा। ठीक है, हालांकि इंडिया में जो मुझे एक्सपर्ट्स ने बताया है, उससे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझे ये बताते हैं कि इंडिया ने वो सिरप तो बैन कर दिया है ना। अब हम वो सॉल्वेंट वाली, सॉल्यूबल, मतलब उसको जो बहुत ज़्यादा शेक करके हमें पीना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म में होता है, तो इंडिया में इथाइल ग्लाइकॉल जनरली होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा मुझे एक्सपर्ट्स ने बताया है, पर फिर भी मैं ऑन अ कॉशनरी नोट आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर कफ सिरप खरीदते हैं तो उसके अंदर इथाइल ग्लाइकॉल का नाम दीजिएगा। दोस्तों, इसके पहले ये उज़्बेकिस्तान में हुआ, इसके पहले गाम्बिया में हुआ, है ना, और WTO ने इंडिया की कुछ 4 कंपनियों के 4 अगेन से कफ सिरप को बोल दिया कि भैया ये गलत है, इसको बंद कर दीजिए, है ना। और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि अरे नहीं 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 नहीं, आपने बहुत प्रीमेच्योरली, नॉट WTO, WHO ने, है ना, बहुत प्रीमेच्योरली, है ना, इंडिया का नाम इसमें गलत तरीके से इंक्लूड कर दिया। अभी भी हम उज़्बेकिस्तान अथॉरिटीज़ के साथ टच में हैं। ठीक है, बट हमारी गवर्नमेंट अभी भी बोलती है इट्स अ प्रीमेच्योर लिंक, इंडिया का कोई गलती होना। ठीक है, पर अब इंडिया के साथ इस तरीके की एक्टिविटी अगर होती है तो इंडिया को भी इंटरनली स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और बाहर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, है ना, इंडिया के खिलाफ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, क्लैट 2024 का एक वंडरफुल कोर्स हमारा 5 जनवरी से चालू हो रहा है। बहुत अच्छा कोर्स है दोस्तों। इसके अंदर हम
कोहोर्ट बेस्ड पढ़ाई करवाते हैं आपसे, आपको अलग अलग कोहोर्ट ग्रुप में ऐड करेंगे, पढ़ाई भी कोहोर्ट बेस्ड करवाएंगे। कोहोर्ट का मतलब होता है एक सिमिलर तरीके का ग्रुप, है ना, जिसके द्वारा आपका जो लेवल होगा, आपका जो अंडरस्टैंडिंग होगा, उस लेवल पे आपको पढ़ाई कराई जाएगी और फिर आपको अलग अलग कोहोर्ट में आगे एक्सटेंड कराया जाएगा। 3 कोहोर्ट होंगे, कोहोर्ट 1, कोहोर्ट 2, कोहोर्ट 3, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाया जाएगा रेगुलर मोटिवेशन, रेगुलर यू कैन से बहुत सारे MCQ की प्रैक्टिस, अपडेटेड कोर्स मटेरियल। मैं बता रहा था आपको कि इस कोर्स के अंदर वी आर ब्रिंगिंग अप न्यू सेट ऑफ बुक्स, तो हमारी नई सेट ऑफ बुक्स आ रही है, बहुत अच्छी बुक्स आ रही है दोस्तों, है ना। जैसे ही वो मेरे पास आ जाएगी, सबसे पहला इनॉग्रेशन आपके सामने होगा दोस्तों, है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इट इज़ फुल्ली अपडेटेड, रेगुलर डाउट क्लियरिंग होगा, है ना, मॉक टेस्ट बहुत सारे होंगे, 70+ मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको लीजिएगा, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। अब आते हैं हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण न्यूज आइटम्स। 3 न्यूज आइटम लेकर आया हूं। सबसे पहली न्यूज आइटम है कॉपीराइट के बारे में। एक महत्वपूर्ण शो आया है तेलुगु में जिसका नाम है अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल शो पे अगला एपिसोड आने वाला है प्रभास का, और उसके पहले ये केस पहुंच चुका दिल्ली हाई कोर्ट में, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर 2 मूवीज जो बड़ी मूवी रिलीज होने वाली है, ठीक है। एक है पाकिस्तान की मूवी, पाकिस्तान का ब्लॉकबस्टर लेजेंड ऑफ मुल्ला जाट, जिसको रोक दिया गया है, और पठान करके मूवी आ रही है, ठीक है। उसके बारे में हम बात करें, सेंसर उसमें क्या करने की कोशिश करता है। और तीसरा है ना, जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, जो बोलती रहती है कुछ अजीब अजीब चीजें, है ना, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए समझते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। पहला शो है आपका ये अनस्टॉपेबल। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बड़े महत्वपूर्ण बात है, ये कॉपीराइट की बात है। इसमें जिस कंपनी ने ये शो बनाया उसको लगता है कि मुझे मॉनेटरी लॉस होगा, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आप मेहनत करके एक काम करते हो और कोई लोग उसको पूरा का पूरा उठाकर, है ना, दूसरों को दिखा देते हैं। जैसे अनस्टॉपेबल का शो है जो आहा ओरिजिनल, आहा करके एक इनसे OTT प्लेटफॉर्म है। OTT का फुल फॉर्म पता होगा ना दोस्तों, बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए OTT का फुल फॉर्म। तो ये जो शो आ रहा है, वो शो के एपिसोड्स अलग अलग स्ट्रीमिंग साइट्स के ऊपर ये आसानी से मिल गए। तो इसकी वजह से इस कंपनी ने उन साइटों के खिलाफ केस लगाया, ठीक है। उन साइटों के खिलाफ तो केस लगाया जिनके बारे में उनको पता था, उनके नाम पता थे कि ये जो साइटें हैं, है ना, वो लोग हमारी से ये एपिसोड दिखा देते हैं। अगर जिन का नाम नहीं पता है उनके खिलाफ भी केस लगाया। जनरली कोर्ट में, ध्यान रखना दोस्तों, जनरली कोर्ट में केस होता है कि भाई मुझे अगर किसी बंदे के खिलाफ केस करना है, मुझे उस बंदे का नाम पता होना चाहिए। अगर नाम पता है तो वो नाम मैं दूंगा, अगर नाम नहीं पता है तो कोर्ट ऐसे अननोन आदमी के सामने जब केस करता है तो वो आदमी का नाम कैसे यूज करते हैं ये लोग, जॉन डो। क्या बोलते हैं उसको, जॉन डो। अगर हिंदी में नाम लगाना है तो अशोक कुमार लगाते हैं। When someone doesn't know the name of the other party and they want to still file a case and the court is ready to take up that further case, then they take up the name called John Doe और अशोक कुमार। समझ में आया दोस्तों, चलिए बढ़िया। तो ये जो मुद्दा है दोस्तों वो कॉपीराइट का है। कॉपीराइट के मुद्दे के अंदर जनरली जो बंदे ने मेहनत करके, जो बंदे ने बहुत पैसा खर्च करके ये शो बनाया एंड ही वांट्स टू अर्न मनी फ्रॉम इट, एंड इफ समवन इज स्ट्रीमिंग दो शोज, ही विल हैव अ मॉनेटरी लॉस एंड ही wants that to be protected through intellectual property rights. Intellectual property rights के अंदर कॉपीराइट भी आता है और वो कॉपीराइट के द्वारा वो अपने से पैसों के हित की सुरक्षा करता है। समझ में आया दोस्तों, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये लार्ज स्केल पायरेसी के खिलाफ, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के खिलाफ ये केस आया और हाई कोर्ट ने उसको प्रोटेक्शन दे दिया, है ना, इंट्रिम इंजंक्शन दे दिया। क्या लगाया, इंजंक्शन, इंट्रिम इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब है कि भैया जो सामने वाली पार्टी है उसको रोक दो कि वो काम ना करे, दैट्स कॉल्ड इंजंक्शन। समझ में आया दोस्तों।
अब हम चलते हैं सिमिलर बातों के ऊपर, पर नाउ दिस इज नॉट टू प्रोटेक्ट पर्सनल you can say rights only, but this is more of fundamental rights of the people. समझना बहुत मजेदार सी बात है। इंडिया में आर्टिकल नंबर 19 देता है लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये सुनो दोस्तों, इंडिया में आर्टिकल 19 गिव्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उस आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के द्वारा आपकी मर्जी, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके ऊपर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन कब आता है? आपके बोलने के बाद, क्योंकि आप पहले बोल चुके हो। ये सुनो, ज्यादातर आपको पहले ही अधिकार मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस बात को। एस्पेशली इन फिल्म इंडस्ट्री देयर इज अ डिफरेंट सिनारियो। मूवीज के लिए ये काफी अलग सिनारियो है, वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के तहत आ जाते हैं। प्रेस भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के तहत आ जाता है। यूट्यूब में हमारी चैनल भी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के तहत आ जाती है। पर फिल्म, ये अखबार वाले, ये यूट्यूब चैनल वाले, या ओटीटी प्लेटफॉर्म या टीवी पे जो सीरीज आती है, उन सबसे बहुत अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि मूवी रिलीज करने से पहले इनको जाना पड़ता है सेंसर बोर्ड के पास। देयर इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसके प्रेसिडेंट है प्रसून जोशी साहब, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास इनको जाना पड़ता है। सबसे पहले वहां से अप्रूवल लाना पड़ता है कि हमारी मूवी बराबर है कि नहीं। तो बात हो रही है पठान मूवी की। पठान मूवी का एक गाना आया है ना, पठान मूवी का गाना आया बेशर्म रंग, काफी हार्ट थ्रॉबिंग नंबर है, काफी पैपी नंबर है। उसके बाद मजेदार सा दूसरा गाना आया है ना, झूमे जो पठान, ठीक है। बहुत अच्छा गाना था, मुझे तो बहुत पसंद आया झूमे जो पठान, ठीक है। हावेवर वो जो गाना आया, जो पहला वाला बेशर्म रंग, उसके अंदर दीपिका पादुकोणे के कपड़ों के ऊपर बड़ी बवाल इकट्ठा हो गई है ना, लोगों ने बहुत बवाल करी। सबसे ज्यादा बवाल ये हुई कि उन्होंने जो बिकिनी पहनी थी वो जो थे सैफरन कलर की, और ऐसा माना गया कि उन्होंने सैफरन कलर इसलिए पहना है क्योंकि वो एक तरीके से लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, है ना, ऐसा कुछ लोगों का आरोप आया। दोस्तों, भारत जैसे देश के अंदर, है ना, लोगों की ऐसी भावनाएं ठेस पहुंचाना बहुत इजी है ना। ऐसी चीजों को बोलते हैं होली काउज। क्या बोलते हैं दोस्तों? होली काउज। होली काउ क्या होती है? अंग्रेजी का वर्ड है ना, ये मजेदार सा अंग्रेजी का वर्ड है, होली काउज। होली काउज मेक द बेस्ट बर्गर। ऐसा आपको कभी ऐसे का टॉपिक दे दिया जाए तो बिल्कुल आपको तैयार होना चाहिए लिखने के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपसे पूछा होली काउज मेक द बेस्ट बर्गर, देन यू शुड नो व्हाट टू राइट ऑन इट, ठीक है। अगर आपको लिखना आता है ना, तो आप मुझे इस टॉपिक के ऊपर 2-3 कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए। समझदार बच्चे तो यही करेंगे। होली काउ मेक्स द बेस्ट बर्गर। होली काउ का क्या मतलब होता है? होली काउ का मतलब होता है कि ऐसे कोई, यू कैन से टर्मिनोलॉजी, ठीक है, जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते, रिलीजन बेसिस के ऊपर, जेंडर के ऊपर, कास्ट बेसिस के ऊपर, रेसिस, एथनिसिटी के ऊपर लोगों को ठेस पहुंचा दे। पर आज के ज़माने में हो ये चुका है कि हम इतने ज़्यादा पतली चमड़ी के हो चुके हैं, है ना, हम इतने ज़्यादा एक से आसानी से इनटॉलरेंट हो चुके हैं कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी हम एक से बहुत ज़्यादा एक से मतलब हर्ट हो जाते हैं और बड़ी परेशानी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेंसर बोर्ड अब कंट्रोवर्सी बड़ी बड़ी तो क्रिएट करना चाहता नहीं है, तो उसने पठान को बोल दिया कि भाई चेंजेस करो भैया मूवी के अंदर, है ना, और जानबूझ के आपने ये जो गाने वाने में ये कलर वलर डाला है हटा दो, है ना। अब मूवी रिलीज होगी तब पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस है ना। तो ये पठान मूवी के अंदर, उसके पहले भी बहुत सारे मूवीज में ऐसा होता था, जैसे ये अपने क्या बोलते हैं जेम्स बॉन्ड की मूवी के अंदर किसिंग सीन आते थे तो बोलता कि नहीं नहीं भैया किसिंग सीन नहीं करने चाहिए, है ना, हटा देने चाहिए। तो वो संस्कारी जेम्स बॉन्ड बना देते थे हम, है ना। वैसी बात है। पाकिस्तान का ब्लॉकबस्टर द लीजेंड ऑफ मुल्ला जाट बड़ी फेमस मूवी हुई, पाकिस्तान में बड़ी सुपरहिट हुई, और ये मूवी अब इंडिया में रिलीज होने वाली थी। भैया इंडिया में फॉरेन की मूवी रिलीज होती है कि नहीं भैया? सही है ना,
बहुत सारी मूवी रिलीज होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, आप देखते होंगे अवतार 2 रिलीज हुई कि नहीं, बराबर है। साउथ कोरियन मूवीज कितनी सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आती है, सही बात है कि नहीं। अब ये लोग ओटीटी पे नहीं आना चाहते थे, दे वांट टू कम इन द मूवी थिएटर, ठीक है, मतलब मूवी में इसको। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आती तो शायद नहीं दिखती, इतनी ज़्यादा पंगा नहीं होता, पर ये इन्होंने अब ये थिएटर में रिलीज करने वाले। फवाद खान और माहिरा खान, है ना, माहिरा खान और फवाद खान इंडियन लेकिन से बॉलीवुड में बड़ा लेकिन से काम करना चाहते थे और ये आए भी थे इंडिया में, पर पुलवामा अटैक के बाद जब बॉलीवुड ने बोल दिया कि हम पाकिस्तान एक्टर्स के साथ काम नहीं करेंगे, तो इनको वापस चला जाना पड़ा और उन्होंने अपनी पाकिस्तान में जाकर अच्छी मूवी बनाई और बहुत सुपर हिट हुई। मूवी अच्छी है बुरी है वो एक सेकेंडरी मैटर है। अब आती है बात, क्या वो मूवी ये रिलीज कर सकते हैं कि नहीं, क्या उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के द्वारा अपनी मूवी रिलीज करने का अधिकार है कि नहीं। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अवेलेबल टू whom? It is available to the citizens. Now they are not the citizen of the country, and if they are not the citizen of the country, their movie cannot be released, number one. Number two, the movie can be released if it is not impacting any big deal. Okay, so if there is a reasonable restriction, ठीक है, टू बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द मॉरलिटी ऑफ द पीपल, ठीक है ना, ठीक है ना, तो पब्लिक ऑर्डर, इन सबके बेसिस के ऊपर अगर आप मूवी को, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कर्टेल करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। Yes or no? That is really possible. So we have to wait and watch what is the reason to be provided for this, you can say, Pakistani movie called Legend of Maula Jat, ठीक है ना। So this is how the idea is. Is that very clear? चलिए बढ़िया। अब चलते हैं तीसरे मुद्दे के ऊपर, है ना। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने कहा, है ना, अब ये कुछ भी बोलती रहती है ये मैडम, है ना। अब मैं भी उनके बारे में कुछ बोल दूं तो मेरे खिलाफ भी कुछ पंगा हो जाए, तो मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करूंगा। पर ये मैडम ने अभी बोला, क्या बोला, चलिए मैं बताता हूं आपको, ठीक है। उन्होंने कहा, कीप योर नाइव्स शार्प टू कट योर एनिमीज हेड, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के संदीप अदवारियो जी ने बहुत मजेदार उसके ऊपर एक कैरिकेचर बना दिया, है ना। गरीब लोग बोले वाह, है ना, दिस इज अच्छी बात है, वी कैन सी सम अर्निंग इन अवर बिजनेस, ठीक है ना, हमारे बिजनेस में हम अर्निंग देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इससे एक साइंस का अच्छा सा सवाल मैं पूछ लेता हूं कि आपका साइंस का नजरिया क्या है। चलिए समझते हैं दोस्तों, है ना, एक अच्छा सा बड़ा अच्छा सवाल, है ना। मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपकी क्यूरियोसिटी है और आप समझदार बच्चे हो तो आप बिल्कुल मुझे आंसर दोगे। क्या सवाल है ये मैं आपसे पूछता हूं। नाइफ जो आयरन लोहे की बनी होती है, आप उसको शार्पन कर सकते हो, सही बात है, सही बात है ना, हाँ। पर जो ब्लेड होती है ना, ब्लेड समझ में आया ना, ब्लेड स्टेनलेस स्टील से बनी होती है ना, वो ब्लेड को आप शार्पन नहीं कर सकते हो। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? What is the scientific reason behind the, you can say, you cannot sharpen the blade, but you can sharpen the iron, that is, you can say, knife, है ना। ये बताइए। अब हमारे लीगल मुद्दे पे चलते हैं, है ना। प्रज्ञा ठाकुर जी ने कहा कि भैया अपने घर में नाइफ तैयार रखो, शार्पन रखो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और ऐसा वो आगे भी बहुत बार बोल चुकी है अलग अलग तरीके की चीज़ों के बारे में, है ना। मालेगांव ब्लास्ट में उनका इन्वॉल्वमेंट था। मालेगांव में एक बार ब्लास्ट हुआ था, टेरर एक्टिविटी मानी गई थी, तो वो उनके ऊपर आरोप था और वो उनका इन्वॉल्वमेंट था। और उनके समय पे हेमंत करकरे साहब उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और हेमंत करकरे वो पुलिस अफसर थे जिन्होंने एक से जो अजमल कसाब 26/11 पे जो अटैक हुआ था मुंबई में, उसमें शहीदी एक से शहादत उन्होंने ली थी, है ना। लड़ाई करते करते उनकी मौत हो गई। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैंने श्राप दिया था, इसकी वजह से उनकी मौत हुई। मतलब क्या ही बात हो रही है ना। ये मैडम कुछ भी बोल रही है। हालांकि ये मैडम एमपी भी है, बीजेपी के बड़े पोस्ट पे भी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक दो बार ये भी बोला कि ये क्या बोल रही है ना, गॉड से भगवान है ना, ये भी बोल दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, बोला कि ये क्या बोल रही है। पर कुछ करते नहीं है भैया, है ना। मोदी साहब के ऊपर आज तो हम कुछ ज़्यादा बोलेंगे नहीं। मोदी साहब की लेकिन से माता जी का देहांत हुआ है
आज सुबह सुबह ही, ठीक है। तो हम बिल्कुल उनकी से उनको कॉन्डोलेंसेस देंगे, है ना, इस बात के ऊपर। पर हम बात करें यहाँ पे बीजेपी के एंगल से, पॉलिटिकल पार्टी के एंगल से, क्या पॉलिटिकल पार्टी इस बातों को देख नहीं रही है, या इनको फ्रिंज एलिमेंट मानकर, है ना, इनको छोड़ देती है कि ठीक है ये बोल देंगे? तो क्या सरकारें इसको देखेगी नहीं? क्या जो सरकारी संस्थाएं हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी संस्था है, वो इसको देखेगी नहीं? ये मेरा एक बड़ा सा सवाल पैदा होता है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का भरपूर मिसयूज यहाँ पे हो रहा है और उसको कोई रिस्ट्रिक्शन हो नहीं रहा है। आपने देखा होगा नुपुर शर्मा का केस लास्ट ईयर पूरे साल भर न्यूज में रहा, तो इस बार ये प्रज्ञा ठाकुर जी का भी केस, और इसी के ऊपर तो एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग के पैसेजेस आएंगे, इसके पर्सपेक्टिव अलग अलग लोग लिखेंगे, और वो आपको बिल्कुल पढ़ना समझना जरूरी है। समझ में आया दोस्तों? चलिए बढ़िया। अब चलते हम दो बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन होने लगा एंड 9 साल में सबसे ज्यादा पोजीशन पे पहुंच गया 4.4%, जो अच्छी न्यूज नहीं है। सामने दूसरी न्यूज, क्रेडिट फ्लो एंड ऑल राउंड कैपिटल स्पेंडिंग, ठीक है ना। ये दो चीजों के ऊपर आरबीआई का एक रिपोर्ट है। आरबीआई का रिपोर्ट है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑन बैंकिंग इन इंडिया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि क्रेडिट मतलब जो अगेन से लोग एक तरीके से जो लोन लेते हैं, है ना, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों, इंडिया में लोन की कहानियां बड़ी दिक्कत वाली थी। आपने सुना होगा कि बहुत सारी लोन लोग लेते हैं और उसके बाद उसका पेमेंट नहीं करते हैं, और इसकी वजह से वो बैंकों के अकाउंट में हो जाती है एनपीए। एनपीए का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या बन जाते हैं ये? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब हो गया कि भाई ऐसे एसेट फॉर द बैंक विच आर नॉट परफॉर्मिंग, विच आर नॉट गिविंग देम एनी रिजल्ट, एनी बेनिफिट, विच इज लोन। द लोन आर नॉट बीइंग रिपेड। भारत में एनपीए को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने पिछले कुछ सालों में बड़े एक्शन करे। रोज एनपीए पे नजर इनकी कि बैंकों ने जिन जिन लोगों को लोन दिए है वो लोग लोन नहीं भरपाई कर पा रहे, तो रोज उनका ध्यान रखो, है ना। तो आरबीआई का वहां पे ध्यान हुआ, जिसकी वजह से अच्छा काम हुआ। दूसरा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ने एक बहुत अच्छे तरीके से एनपीए को कवर अप करने की कोशिश करी। क्या नाम है दोस्तों? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। एज अ लॉयर, आप लोगों का फ्यूचर इस दुनिया में बहुत अच्छा होने वाला है। ये नो, आप अगर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी के लॉयर बनोगे तो बहुत अच्छा होगा। एक बड़ी बड़ी कंपनियां, आप देखो ना, आपका एसआर ग्रुप, एक बहुत बड़ा एसआर ग्रुप जो इंडिया का बहुत बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप हुआ करता है ना, वो बेचारा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में फंस गया। उनके लॉयर ने अच्छा काम किया और उनको बचा लिया, और बाद में इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी के द्वारा ये लोग वहां से बाहर निकल गए, ठीक है। तो इसने भी इस एनपीओ को रोकने का बड़ा काम किया, ठीक है। और साथ में बैंकों ने अपने एनपीए को राइट ऑफ कर दिया, तो उसकी वजह से उनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग दिखने लगी। दोस्तों, अभी रिसेंटली लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा गया कि कितने बैंकों ने कितने अमाउंट की लोनें राइट ऑफ कर ली है। राइट ऑफ में उन्होंने बताया कि हमने 10 लाख करोड़ रुपयों की लोनें हमने राइट ऑफ करी है। राइट ऑफ करने का मतलब हो गया कि बैंक की बैलेंस शीट में से उसको हटा दो, दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ, ठीक है। उसका यह मतलब नहीं है कि बैंकें अब उस बंदे के पीछे जा जाकर फोन नहीं करेगी। ये एनपीए में आपने सुना होगा, वो विजय माल्या, नीरव मोदी, है ना, ये लोग बड़े बड़े नाम हैं। हालांकि सबसे बड़े नाम तो एसआर ग्रुप था, फिर एबीजी शिपयार्ड करके ग्रुप था, ये ऐसे बड़े बड़े नाम थे, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट था क्रेडिट का, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि अभी हालत अच्छी है और बैंकों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से सिस्टम डेवलप करनी चाहिए, ये बताया। अब हम चलते हैं इस बात के ऊपर, करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, वाइडन हो गया, बड़ा हो गया, 9 साल में सबसे बड़ा हो गया, 4.4% ऑन ट्रेड गैप बन गया, विच इज ह्यूज। सो व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट? करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में अंतर क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट इज साल भर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ध्यान से सुनना, साल भर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। उसमें जो गैप होता है ना, कि हमारा इनकम कम है और हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। समझ में आया? वेरी गुड। दैट इज फिस्कल डेफिसिट, नॉट करंट अकाउंट डेफिसिट, दैट्स कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, साल भर का, है ना, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर। करंट अकाउंट डेफिसिट इज जो भी हमारे यहां पे नेट रिमिटेंस आए, ठीक है, जो ट्रेड हमने किया, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किया, ठीक है ना, हमारे यहां से बाहर वाले लोगों ने रिमिटेंस डाला, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये जो पैसे आए, ठीक है, उसमें उसका टोटल इज उतनी कैपिटल, उतनी करंट अकाउंट की इनकम और करंट अकाउंट का एक्सपेंडिचर, उसको बोला जाएगा डेफिसिट। एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है। डेफिसिट क्यों हुआ? डेफिसिट इसलिए हुआ क्योंकि हमारे यहां से ज्यादातर हम क्या करते थे? इंपोर्ट करते हैं। हम जो एक प्राइवेट रिसिट, प्राइवेट ट्रांसफर रिसिट जिसको बोलते हैं, जो इंडियन ओवरसीज होते हैं, जो हमें पैसे देते हैं, है ना, वो बढ़ा तो सही है, हम कैन से सर्विसेज में भी, सर्विसेज के एक्सपोर्ट में भी बढ़े, हमारा सॉफ्टवेयर भी बहुत ज्यादा लोगों को हम दे रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस यूएस में बहुत सारा सामान बेच रही है ना, ठीक है, बिजनेस और ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज भी हमारी अच्छी हो रही है। हाउएवर मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हम बहुत सारी इंपोर्ट करवाते रहते हैं, तो जिसकी वजह से ये डेफिसिट होता रहता है। दोस्तों समझ आया? भारत में जो इनकम है वो प्राइवेट ट्रांसफर रिसीट, मतलब जो इंडियन ओवरसीज में रहते हैं वो हमें पैसा भेजते हैं, वो दैट इज कॉल्ड रिमिटेंस। वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे, सबसे ज्यादा रिमिटेंस इंडिया में होता है। दूसरा सर्विसेज का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वहां से हमारे पास पैसा आया, ठीक है, बिजनेस और ट्रैवल सर्विसेज उसकी वजह से हमारे पास पैसा आया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के द्वारा पैसा आया, तो ये सब हमारे पास पैसा आया। पर उसके सामने हम मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने लगा, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट 4.4% तक चला गया, विच इज 4.4% ऑफ जीडीपी। हमारा जितना जीडीपी है उसका 4.4% तक हमारा, विच इज ह्यूज, होना चाहिए आइडियली 2% के अंदर, पर यह 4.4%, विच इज डबल, विच इज ह्यूज। समझ में आया दोस्तों? है ना, जो अच्छी बात नहीं है। समझ में आया ना? वेरी गुड। वीडियोकॉन और चंदा कोचर जी के केस के बारे में क्विकली समझ लेते हैं। चंदा कोचर जी IIM अहमदाबाद से पढ़ी थी और बाद में शी बिकेम CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ICICI बैंक। जब वो ICICI बैंक में थी उस समय पे उन्होंने वीडियोकॉन के साथ कुछ हाई वैल्यू ट्रांसेक्शन करे थे, 6 हाई वैल्यू ट्रांसेक्शंस करे थे। 2009 से लेकर 2011 के बीच में जो 6 बड़े हाई वैल्यू ट्रांसैक्शन हुए थे उसके ऊपर इनके ऊपर आरोप है कि आपने गलत तरीके से किया। हुआ ये कि चंदा कोचर जी ने वीडियोकॉन को लोनें दी, उसमें से एक बड़ी महत्वपूर्ण लोन दी थी, 300 करोड़ की रुपी टर्म लोन दी थी। उनमें जिस दिन लोन दी उसके दूसरे ही दिन वीडियोकॉन कंपनी ने चंदा कोचर जी के हस्बैंड, ठीक है, की कंपनी विच इज नोन एज न्यू पावर रिन्यूएबल लिमिटेड, उसको 64 करोड़ रुपया दे दिया। 300 करोड़ की लोन इधर मिली, 64 करोड़ इधर ट्रांसफर किया। तो यह देखा गया कि क्या इनकी कोई मिली भगत तो नहीं थी। समझ में आया ना? आरोप यह है कि क्या इनकी कोई मिली भगत तो नहीं थी। दोस्तों ये बहुत पुराना केस है, 2017 में ये पहली बार से इसके बारे में बात, 2016 में लाइमलाइट में आया, 2017 में ये पहली बार। तो उस समय पे बोला कि नहीं सब बराबर है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर कोई एक इनसाइडर ने विसल ब्लो करी और बताया कि नहीं ये तो सही में ये लोग तो अंदर जुड़े हुए थे और ये लोगों ने गलत काम किया है, ठीक है। तो उसके बाद SFIO ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चालू करा, है ना, स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने इसके ऊपर काम करना चालू करा। एक कमेटी बिठाई गई, जस्टिस BN कृष्णा कमेटी, ये बनाई गई, उन्होंने भी कुछ रिपोर्ट दिया, है ना। और ये फाइनली 2020 में अब ED ने चार्जशीट फाइल करना चालू करा 2020 में, और 2020 के बाद अब 2022 में इनको पकड़ के एक से कस्टडी में डाला गया। बहुत लेट कर दिया, बहुत लेट हो गया, है ना, पर कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, कोई ऐसी हमें कोई आपत्ति तो नहीं है इस बात पे कि इतना लेट उन्होंने कर दिया। नहीं भैया, ऐसा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाउएवर उनके डिफेंस में वो क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला 1985 से
आईसीआईसीआई बैंक का वीडियोकॉन कस्टमर है, और वो वीडियोकॉन कस्टमर होने के एक ऐसे नाते हम उनके साथ कब से बिजनेस करते हैं, और बैंकों का बिजनेस वैसे ही रिस्की है, कब कोई कंपनी फर्जे में चली जाए हमें क्या पता। हम तो इनको बरसों से लोन दे रहे थे, अचानक ये फर्जे में चले जाए हमें थोड़ी पता था, तो ये तो अब फर्जे में गए। इनकी जितनी भी लोनें हमने आखिरी में दी वो सब एनपीए बन गई, और जिसकी वजह से आईसीआईसीआई बैंक को, है ना, जो प्राइवेट लेंडर है उसको एक ऐसे फाइनेंशियल लॉस हुआ, रॉन्गफुल लॉस हुआ। देखो जेन्यून लॉस हुआ, अब अगर जेन्यून वे में उन्होंने लोन दी होती और लॉस हुआ होता तो उसको बोलते जेन्यून लॉस, ये हो गया रॉन्गफुल लॉस। समझ में आया? ठीक है, ये उनका डिफेंस है कि बरसों से कर रहे थे, अभी जो लॉस हुआ वो रॉन्गफुल लॉस थोड़ी है, हमने जानबूझ के थोड़ी करा था, हम तो बिल्कुल सब प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे। अब इसका इंप्लीकेशन ये है कि आईसीआईसीआई जैसी इतनी बड़ी बैंक, उसका ओवरऑल रेटिंग नीचे गिरेगा। क्यों नीचे गिरेगा? क्योंकि ये जो चंदा कोचर थी, है ना, क्योंकि बीइंग मैनेजिंग डायरेक्टर उनको लैंडिंग वाली सिस्टम में होना नहीं चाहिए, उनके परमिशन से लैंडिंग मिले ऐसा काम कभी होना नहीं चाहिए। उनका काम है मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी को संभालना, कंपनी में डे टू डे जो ऐसे किसी को लोन देने के डिसीजन वो नहीं दे सकती है, वो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के खिलाफ है, ऐसा तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि वो तो अपने पर्सनल बेसिस के ऊपर कुछ कर सकती है, तो वो उनके पास पावर नहीं होना चाहिए। पर वो थी उस समय पे, वो उस पोजीशन पे थी, और इसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बड़े बड़े सवाल पैदा हुए, और रेटिंग एजेंसीज ने आईसीआईसीआई बैंक का रेटिंग एकदम गिरा दिया। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा चाइना का 1 जनवरी 2022 से एक नया बॉर्डर लॉ आया था, और नए बॉर्डर लॉ के द्वारा चाइना बॉर्डर के ऊपर नए नए विलेजेस बना रहा था, और उन विलेजेस के नाम आपको बताने थे, चाइना क्या बोलता है उन विलेजेस के नाम, है ना, ये आपको बताना है। अब इंडिया भी इसी तरीके का काम कर रही है, करना ही पड़े ना दोस्तों। इंडिया ने लेकर आया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्या है भैया? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, प्राइमरली फॉर द फ्रंटियर विलेजेस। जो भी फ्रंटियर विलेजेस है जो बॉर्डर के ऊपर है, उनको सेल्फ रिलायंट बनाना, उनको वेलफेयर प्रोग्राम सही तरीके से इंप्लीमेंट करना, लोकल लोगों को एनकरेज करना, ताकि वो देश के लिए सही इंफॉर्मेशन टाइम पे दे सके और बॉर्डर को हम सुरक्षित रख सके। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है, और इसीलिए होम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि हमें चाहिए, है ना, स्वदेशी पेट्रियोटिक सिटीजन्स इन द बॉर्डर विलेजेस फॉर नेशनल सिक्योरिटी। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और होना भी चाहिए ऐसा। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे लोगों को वो बॉर्डर पे, क्योंकि सब लोग तो बॉर्डर पे नहीं होते ना, फिर भी बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए हमें कोई सिस्टम तो चाहिए, और सिस्टम में लोकल पीपल के अलावा बेस्ट कौन हो सकता है? जो हमेशा वहां पे रहा है, उसका फ्यूचर, उसका इकोनॉमी, उसका लाइफ उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो अपनी लाइफ की सुरक्षा के लिए हर चीज़ों का ध्यान रखेगा। तो इसलिए वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। समझ में आया दोस्तों? चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये प्रोग्राम, है ना, हमने 2022 के बजट में अनाउंस किया था। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फार राइट गवर्नमेंट इन इजराइल। अब ये फार राइट क्या होता है? राइट विंग, लेफ्ट विंग गवर्नमेंट क्या होती है, और फिर ये लोग करते क्या है, और ये आपको पढ़ना क्यों जरूरी है ना? बेन्यामिन नेतान्याहू, हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, है ना, ये इलेक्शन तो जीत चुके थे, है ना। ही इज फार राइट रिलीजियसली कंजर्वेटिव लीडर। और इसके पहले आपने भी ये नाम देखा होगा, इटली में जियोर्जिया मेलोनी, शी इज ऑल्सो वेरी फार राइट, यू कैन से द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, बराबर है। वो बोलते हैं इटली फर्स्ट, विमेन फर्स्ट, ठीक है ना, ऐसा करके बातें करते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है दोस्तों? राइट विंग लेफ्ट विंग की विचारधारा चली थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ, तब जब फ्रांस के वर्सेलियस पैलेस के अंदर सब लोग मिले, राजा भी मिले, राजा के नोबल और क्लर्जीमैन के साथ साथ कॉमन पीपल भी वहां बैठे बैठे आए। कॉमन पीपल बैठे थे लेफ्ट में, राजा बैठे थे सेंटर में, राइट में बैठे क्लर्जी, अमीर लोग,
नोबल पीपल, वो लोग बैठे। जो अमीर लोग, बिजनेस चलाने वाले लोग थे, वो ये विचार के थे, है ना, वो राइट विंग बोले गए। उनका विचार क्या था? दे आर कंजर्वेटिव, दे आर रिएक्शनरी, कि कुछ गलत हुआ, कि आदमी ने सही कपड़े नहीं पहने, बोला अरे इसको मारो, गलत आदमी है, ऐसे ऐसे थोड़ी चलता है। दे आर मोर कंजर्वेटिव। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज यू कैन से इंक्लूड, यू कैन से लेस रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी में लेस रेगुलेशन होना चाहिए, कम टैक्सेस होने चाहिए, प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज्यादा भार देते ये लोग, राइट विंग ये लोग बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों? ठीक है। दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन हायरार्की, वो चाहते हैं कि लोगों की ड्यूटी होती है कि लोगों को ये नहीं करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, नेशनलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशन को ध्यान दो, है ना, हिंदू परंपरा को फॉलो करो, ये सब होता है राइट विंग वाले। दे बिलीव दैट यू कैन से जो ट्रेडिशनल विचारधारा है उसका बड़ा रोल है देश को चलाने के लिए, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। और ये बोलते हैं भैया सेम सेक्स मैरिज गलत है, एबॉर्शन गलत है, ठीक है, इमिग्रेशन गलत है। ठीक है ना, ये वो वाले विचारधारा के लोग हैं। लेफ्टिस्ट ये लोग हैं जो ज्यादा लिबरल है और पॉलिटिकल पार्टी में उनके विचार थोड़े रेडिकल है, बहुत लिबरल विचार के हैं। राइटिस्ट कंजर्वेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव दूसरों के लिए, खुद के लिए तो बहुत ही लिबरल होते हैं। ठीक है। इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती है? इनकम इनइक्वालिटी को खत्म करो, सबका साथ सबका विकास, ऐसा बोलना और ऐसा इंप्लीमेंट करना दोनों से बोलने की बात नहीं है। टैक्सेस बढ़ाओ वेल्दी लोगों के ऊपर, जो अमीर है उसके ऊपर टैक्स बढ़ाओ। गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरवीन करना चाहिए, फ्री मार्केट नहीं होना चाहिए। ठीक है। इक्वालिटी पे बात करते हैं, फ्रीडम होना चाहिए, अधिकारों के बारे में बात, प्रोग्रेस होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है। दे बिलीव इन सेक्युलरिज्म, स्टेट सेपरेट करो, रिलीजन सेपरेट करो। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर बोलती है ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो क्रिश्चियन हूं, ठीक है, और वो मैं क्रिश्चियन फर्स्ट की विचारधारा, मतलब वो धर्मों को सरकार के साथ लेकर चलती है। ठीक है। और इनके प्रोग्रेसिव व्यू होते हैं मैरिज के बारे में, सेम सेक्स मैरिज में, एबॉर्शन के लिए, इमिग्रेशन के बारे में, है ना। ये देखिए, है ना, इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का एक नया फतवा, इटली गवर्नमेंट ने नया रूल लगाया कि जो भी चैरिटी संस्थाएं, ध्यान से समझना, जो भी चैरिटी संस्थाएं माइग्रेंट्स जो आते हैं अगर उनको रेस्क्यू करती है तो उनके ऊपर फाइन लगेगा। कितना फाइन? 50,000 पेनल्टी लगेगी, और उनके जो शिप्स होंगे या उनकी ऑफिस होगी उनको पकड़ के जब्त कर ली जाएगी। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। आप देखेंगे यूरोप में बहुत सारे माइग्रेंट्स आते रहते हैं, यूक्रेन से माइग्रेंट आते हैं, यूक्रेन में तो बड़ी परेशानी, आर्मेनिया अजरबैजान से माइग्रेंट्स आते हैं, है ना, ठीक है, अफ्रीका से माइग्रेंट्स आते हैं, बहुत माइग्रेंट्स आते हैं यूरोप में, बहुत सारे, और बहुत सारे कंट्रीज जैसे जर्मनी माइग्रेंट्स को खुले खुले बुलाती है, पर इटली बोलती है ना। समझ में आया ना दोस्तों? ये फार राइट लेफ्टिस्ट, ये समझ में आया ना? क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। ऐसी सब चीज़ें पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। फुटबॉल के गॉड पेले, जिनको ब्लैक पर्ल भी कहा जाता है ना, जिनको ब्लैक पर्ल भी कहा जाता है। एक बहुत अच्छी मूवी आई थी अमोल पालेकर की, है ना, जिसका नाम था गोलमाल, और उस गोलमाल में पेले को बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करे थे। एक इंटरव्यू में अमोल पालेकर जाते हैं, ठीक है, और उस इंटरव्यू में किस तरीके से ब्लैक पर्ल पेले का जिक्र होता है, बहुत मजेदार सा सीन था, बहुत ही क्यूट सा, है ना, ह्यूमरस सीन था। पेले साहब ने फुटबॉल को वर्ल्ड में बड़ा फेमस कर दिया, और इनको कहा जाता है गॉड। जैसे क्रिकेट के गॉड हमारे सचिन तेंदुलकर, उसी तरीके से ये फुटबॉल के गॉड है। ठीक है। हम इनको खो चुके हैं, द किंग, द पेले, ठीक है, और फुटबॉल भी इनके साथ चला गया, ऐसा माना गया। ही वॉज एट द एज ऑफ 82 अल्बर्ट आइंस्टाइन हॉस्पिटल, उनके होम टाउन ब्राजील में, साउलो पोलो में उनकी डेथ हो गई। नवंबर 29 से वो हॉस्पिटल में थे, है ना, जैसे हमारे वो हीराबा हॉस्पिटल में थे, है ना, मोदी साहब उनको देखने गए थे, उनकी हालत अच्छी भी हो रही थी, फिर अचानक पूरी बिगड़ गई, ये सनो। तो वैसे ही पेले साहब के साथ ऐसा हुआ। पेले साहब ने फुटबॉल को जिस तरीके से आगे बढ़ाया,
ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत अच्छी तरीके से उस ज़माने में पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए थे। मोहन बागान इंडिया की एक क्लब है, वेस्ट बंगाल में होती है, ठीक है, उसमें वो खेलने के लिए आए थे। बड़ा अच्छा सा सीन था उस समय पे, पूरा वेस्ट बंगाल है ना इकट्ठा हो गया था पेले को देखने के लिए। उस ज़माने में हम बात करें 78-79 के समय पे, उस समय पे 30-40 हज़ार लोग है ना रास्ते पे आकर है ना पूरा रोड ब्लॉक करके खड़े थे। मतलब समझ सकते हैं 30-40 हज़ार उस ज़माने में तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और दलाई लामा बोध गया में है। बोध गया वहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बोधि ट्री है ना। वो बोधि ट्री का सिग्निफिकेंस बुद्धिज्म धर्म के साथ क्या है, जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको पता हो तो, नहीं पता है तो प्लीज़ सर्च करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। बड़े काम की बात है, ये पता ही होना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ी होगी आप सब लोगों ने और पढ़ी होनी भी चाहिए, ठीक है। और एक चाइनीज वुमन को डिटेन कर दिया क्योंकि वो उसका वीज़ा खत्म होने के बाद भी वो ओवरस्टे करी थी, विच इज़ नोन एज इलीगल माइग्रेंट। और इलीगल माइग्रेंट को हम पकड़ के जेल में डाल ही सकते हैं, ठीक है। अब उनको जो चाइनीज वुमन थी, सोंग जियाओलाइन करके उसका नाम है ना। तो जो सोंग को पकड़ा गया है ना, वो इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो वीज़ा एक ख़त्म होने के बाद भी वो ओवरस्टे करी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है इसके अंदर कि ऐसा माना गया कि शी वॉज स्पाइंग, है ना। दलाई लामा बोध गया में एक एनुअल काल चक्र पूजा के लिए आने वाले हैं, जो शायद अभी चालू भी हो गई होगी, ठीक है। और उस काल चक्र पूजा के 2 साल के हाइतस के बाद, 2 साल हाइतस का मतलब होता है गैप, है ना। हाइतस के बाद वो पूजा होने वाली थी, ठीक है। और उस पूजा में ये शायद कुछ गलत कर सकती थी और इसलिए सिक्योरिटी और बीफ अप कर दी। दोस्तों, तिब्बत मोंग की बस्ती है। तिब्बत को चाइना ने बहुत इजीली कैप्चर कर लिया, जिस तरीके से रशिया ने क्रीमिया को ले लिया था। तिब्बत को ले लिया पूरा का पूरा। कैसे ले लिया? तिब्बत के रिफ्यूजीज को हम यहाँ पे पनाह देते ना इंडिया में। दलाई लामा इज अ रेफ्यूजी। दलाई लामा को हमने पॉलिटिकल असाइलम दिया है इंडिया में। वो धर्मशाला में रहते हैं, वो मोहाली के पास धर्मशाला करके जो जगह है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे वो रहते हैं। हमने उनको एक तरीके से एक असाइलम दिया है। वो तवांग जो वैली है, तवांग वैली में दलाई मतलब बुद्धिस्ट धर्म का एक बहुत बड़ी मोनास्ट्री है और वहाँ पे दलाई लामा को जाना होता है, जो हम चाइना वाला परमिशन नहीं देता, बोलता है ये हमारी जगह है। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। तो तिब्बत को इन्होंने कैप्चर किया बहुत ही ब्रूटल वे में। हालांकि अटैक नहीं किया था, बहुत सारी चाइनीज़ वुमन को वहाँ भेज दिया उन्होंने, फिर वहाँ पे रहना चालू कर दिया और फिर उनके बच्चे पैदा हुए जो चाइनीज़ बन गए और बोले ये तो हमारा चाइना है। और दलाई लामा और ये लोग कुछ कर नहीं पाए वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बड़ी परेशानी हुई। तो दोस्तों बताइए, तिब्बत को चाइना ने कब पूरा का पूरा अपने हाथ में ले लिया, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो इसके साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। थोड़ा सा लंबा हो गया, पर ये ज़रूरत थी ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट सीखने के लिए। और दोस्तों 5 जनवरी से हमारी एक नई बैच चालू हो रही है। वो 5 जनवरी के जो बैच है उसमें प्लीज़ एप्लीकेशन करना चालू करिए। हम आपका टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, उसके बेसिस के ऊपर हम आपको एडमिशन देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों ज्वाइन करिए, बड़ा मज़ेदार सा कोर्स है, तगड़ा कोर्स है, आइए और ज्वाइन करिए इसको। Okay, great. Thank you very much and all the best.